कैसे हुई गणित की शुरुआत? शून्य से अनंत तक कहानी गणित की। मानवता और गणित दोनों का विकास बिल्कुल साथ साथ हुआ और दोनों एक दूसरे में ऐसे गुंथ गए हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मानव का विकास की कहानी सुनाई जाती है, गणित की कहानी छुप जाती है। आज उसी गणित की कहानी, जिसके पीठ पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका है, विज्ञान ही नहीं कलाएं भी इसी गणित पर टिके हैं। महान यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने संगीत और गणित का रिश्ता ईसा मसीह के जन्म से कई सौ साल पहले खोज लिया था। चित्रकला, मूर्तिकला सब गणित के नियमों से चलते हैं। आकार और अनुपात को समझे बिना किसी तरह की कोई भी रचना संभव नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कौवे से लेकर चिंपांजी तक कई जीव जंतु 5 से 7 तक गिन सकते हैं। इंसान ने पहले कहाँ और कब गिनना शुरू किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे पहले लिखने का प्रमाण और उसको अंकित करने के प्रमाण आज के इराक, जिसे उस समय बेबीलोनिया कहा जाता था, वहाँ और मिस्र में मिलते हैं, जहाँ लोग अंकों को मिट्टी की पट्टी या भोजपत्र जैसे पत्तों पर लिखते थे। इस धरती पर इंसान की बनाई चीज़ों में से एक है मिस्र के पिरामिड। अब से तकरीबन 5000 साल पहले बने पिरामिड इस बात का अंदाज़ा देते हैं कि ज्यामिति का विकास काफ़ी साल पहले हो चुका था। जाने माने गणितज्ञ मार्कस डू सोतोय बताते हैं कि ज्यामिति के ज्ञान के बिना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर नहीं बन सकते थे। मेरी नज़र में पिरामिड की सबसे खास बात उसे बनाए जाने में गणित का अद्भुत इस्तेमाल है। यह प्राचीन यूनानी पाइथागोरस के फार्मूले का व्यवहारिक रूप है। प्राचीन मिस्र में एक परफेक्ट समकोण या राइट एंगल बनाने के लिए बराबर दूरी पर गांठ लगी रस्सी का इस्तेमाल नापने के लिए किया जाता था। इसका फार्मूला था: पहली भुजा 3 गांठ, दूसरी भुजा 4 गांठ, तीसरी भुजा 5 गांठ। 5000 वर्ष पहले पत्थर, रस्सी और लोगों की मेहनत और गणित के जादू से बना पिरामिड था। मिस्र से करीब 7000 किलोमीटर दूर चीन गणित की कहानी का अगला पड़ाव। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हजारों किलोमीटर लंबी दीवार जो सदियों तक बनती रही। इनकी दीवार का पहला पत्थर अब से लगभग 2500 साल पहले रखा गया होगा। ऊंची नीची जमीन पर सुरक्षा के लिहाज से मजबूत दीवार बनाना आज के इंजीनियरों के लिए भी चुनौती है। इंजीनियरों के इस कमाल के पीछे भी गणित ही है। महान गणितज्ञ मार्कस डू सोतोय कहते हैं कि दीवार बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, दूरी और उसमें लगने वाले सामान की मात्रा, इन सब का हिसाब लगाना जरूरी था। हम शुरुआत से गिनती के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चीनियों का गणित बांस के टुकड़े के सहारे चल रहा था। मिस्री, यूनानी या बेबीलोन वालों के मुकाबले एक होशियारी चीन वालों ने की, वो था कॉलम बनाना। इसके चलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह बहुत बड़ी संख्या आसानी से जोड़ी घटाई जाने लगी। इसे डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। आज भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के दीवार और पिरामिड तो बन गए, लेकिन गणित अब भी अधूरा था।
चीनी जोड़ने घटाने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन जब बड़े अंक लिखने होते थे तो उन्हें चित्रों का सहारा लेना पड़ता था। मिस्र, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, यूनान, चीन, हर जगह लोग अपने कदमों, हाथों की लंबाई या बीते से नाप तोल कर रहे थे। कहीं पत्थर, कहीं मिट्टी, कहीं बांस या रेत पर हिसाब लगाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन गणित की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आया भारत में, जिसने गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल चीनी और बेबीलोन वाले भी करते थे, लेकिन भारत के लोगों ने इन नंबरों को लिखना आसान बनाया। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यह नहीं था। इंसान के हाथों में 10 उंगलियां थीं और दहाई को भी समझता था और सैकड़ों को भी, लेकिन उसे पहली बार देखा भारत में अंक के तौर पर। मिस्र और बेबीलोन वाले शून्य के स्थान पर खाली छोड़ देते थे। भारत ने शून्य को पूरा नया रूप दे दिया। यह पहले सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर पर था। मिस्र और बेबीलोन वाले शून्य के स्थान पर खाली छोड़ देते थे, लेकिन भारत ने शून्य को 10वें अंक का दर्जा दिया। 0 से लेकर 9 तक यानी 10 अंक। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई। बड़े से बड़े अंक को लिखना, उसको जोड़ना घटाना अचानक बहुत आसान हो गया और गणित की पहियों को मानो इंजन ही मिल गया। का विचार भारत के लिए सहज स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी जड़ें हिंदू दर्शन से पहले से मौजूद थी। भारत में धार्मिक मान्यता रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से ही हुई है और अंत में सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाता है। जब 0 को एक संख्या के तौर पर स्वीकार किया गया तो उसके लिए पहले से ही नाम हिंदू दर्शन में मौजूद था। शून्य यानी कुछ भी नहीं। 7वीं सदी के मशहूर दार्शनिक गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणना करने का जो तरीका दिया वह आज भी चलन में है और पूरी दुनिया के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। वह यह कि 1 में शून्य जोड़ने पर 1 ही रहेगा, 1 में शून्य घटाने पर 1 ही रहेगा, शून्य से गुणा करने पर कोई भी संख्या शून्य हो जाएगा। लेकिन शून्य से जुड़ा दूसरा चमत्कार भी भारत में ही हुआ। ब्रह्मगुप्त के लगभग 500 साल बाद वह सब कुछ बता गए थे, लेकिन एक बात रह गई थी। शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर क्या होगा? इस सवाल का जवाब दिया 12वीं सदी के एक गणितज्ञ भास्कर ने। उन्होंने बताया कि 0 से भाग देने पर परिणाम होगा अनंत। यह अनंत भी हिंदू दर्शन का ही कल्पना थी, जिसमें ईश्वर का स्वरूप अनंत बताया गया है। अनंत को कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जब किसी फल को एक बार काटेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह यह क्रम बढ़ता जाएगा। आखिर में जब फल का आकार 0 हो जाएगा, उसके बाद उसे एक टुकड़ों में काटेंगे तो अनंत टुकड़े होंगे, जिन्हें गिनना असंभव होगा। 0 और अनंत के बाद एक और कमाल भारत में ही होना था। दरअसल भारत दुनिया का पहला देश था जिसके दार्शनिकों ने इस बात को समझा कि अंक सिर्फ गिनने, जोड़ने और घटाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे अदृश्य और अमूर्त इकाइयां हैं जो मानवीय कल्पना के गुलाम नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र है, उनका अपना अस्तित्व है। यही वजह है कि भारत ने दुनिया को ऋणात्मक संख्या का आइडिया दिया। मार्कस डुसोते कहते हैं कि भारत के गणितज्ञ निगेटिव नंबर के सिद्धांत से परिचित हैं। इस मामले में वे यूरोप से बहुत आगे थे। इसे भारतीय ऋण कहते थे, यानी कर्ज। इसी से शब्द बना ऋणात्मक। जैसे 3 में से 4 घटाने पर क्या होगा? वह -1 होगा। यह विचार भी भारत का था।
समीकरणों यानी इक्वेशन का इस्तेमाल यूनानी, चीनी और बेबीलोनिया वाले अपने अपने तरीकों से कर रहे थे। अंकगणित, ज्यामिति और समीकरण सब आपको आज जटिल लग रहे होंगे। एक और ज़रूरी चीज़ जो इन सब से जटिल है उसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। मार्कस कहते हैं कि महीने 2 बार चांद जब आधा होता है तो सूरज के ठीक सामने यानी सीधी रेखा में होता है, उस दिन धरती, चांद और सूरज के बीच एक परफेक्ट राइट एंगल बनता है। मार्कस कहते हैं कि वे नाप सकते थे कि धरती और सूरज के बीच बनने वाला कोण 1 डिग्री का 7वां हिस्सा है। यानी त्रिकोणमिति के साइन फंक्शन से पता चलता है कि 1 डिग्री के 7वें हिस्से का मतलब 1/400। इसका मतलब यह है कि धरती से सूरज की दूरी चांद के मुकाबले 400 गुना अधिक है। भारतीय गणितज्ञ धरती पर बैठे बैठे अंतरिक्ष नाप रहे थे। यहाँ एक भारतीय गणितज्ञ ऐसा है जिनका जिक्र किए बिना यह कहानी पूरी नहीं हो सकती। उनका नाम था माधव। माधव ने यह साबित किया कि किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है या किसी संख्या में अनंत टुकड़े जोड़े जा सकते हैं। गौर से सुनिए, यानी 0 और 1 के बीच भी एक अनंत छिपा हुआ है, यह माधव ने बताया। गणित जिनका विषय नहीं है और वह इन जटिल विचारों से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक विशेष जानकारी। गणित के सबसे जटिल सवाल का मान क्या है, इसका भी जवाब दिया भारत ने। मार्कस कहते हैं कि 6वीं सदी के भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पाई का मान 3.1416 है। इसके आधार पर उन्होंने धरती के परिधि को नाप दिया। उन्होंने बताया कि धरती का घेरा 24,835 मील है, जो लगभग सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। इसका पूरी तरह सही उत्तर दिया 15वीं सदी में माधव ने इसके लिए अनंत का सहारा लिया। पाई के बिना इंजीनियरों का काम नहीं चल सकता। पाई दरअसल वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। यहाँ कहीं मोड़ या घुमाव आता है, उसे समझने के लिए पाई की ज़रूरत होती है। बीजगणित की तो बात ही नहीं हुई। इतने देर समय नहीं मिला। समय भी गणित है। यह बेबीलोन के लोगों ने 1 घंटे को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा। समय की कहानी अगले वीडियो में समय मिलने पर।